जय हिंद दोस्तों, लो लेक्चर पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट 2001 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि राजस्थान जो जुडिशरी एग्ज़ाम है 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम डील करेंगे इसके क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ जितने भी हैं इसके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की कुल कितनी धाराएं और अध्याय और अनुसूचियां हैं। ये बात करता है पहला क्वेश्चन कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 में टोटल चैप्टर कितने हैं और टोटल सेक्शंस कितने हैं और टोटल शेड्यूल्स कितने हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो डील करता है वो ये है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, क्या है, पहला कौन सा है, जो क्लोज ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन 1 कहता है 30 चैप्टर हैं, क्या सॉरी 30 सेक्शंस, 6 हमारे कितने हैं, 6 चैप्टर हैं, या फिर 2 स्केड्यूल्स हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, ए है या बी है। देखो बी, ऑप्शन बी को क्या कहता है कि इसमें टोटल सेक्शंस 32 हैं और टोटल चैप्टर इसमें 7 है और टोटल स्केड्यूल इसमें 4 है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद आता है सी, जो सी कहता है कि भाई क्या टोटल सेक्शंस 32 हैं रेंट कंट्रोल एक्ट में, या फिर टोटल चैप्टर 8 हैं, या टोटल स्केड्यूल 4 है। या फिर डी ऑप्शन कहता है किसके बारे में कि टोटल सेक्शंस इसमें 35 हैं, टोटल चैप्टर इसमें 10 है और टोटल स्केड्यूल इसमें 5 है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, थर्ड सी है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, सी है। जो कहता है किसके बारे में, ये कहता है हमारा किसके बारे में कि भाई टोटल सेक्शंस हमारे 32 हैं, टोटल चैप्टर हमारे 8 हैं, टोटल स्केड्यूल हमारे 4 है। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डील करता है किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 डील करता है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का उद्देश्य क्या है। ठीक है जी। पहला, परिसर में बेदखली करना, ऑप्शन बी किराए पर नियंत्रण करना, तो ऑप्शन 3 उचित किराए पर निर्धारण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा पास है उपरोक्त सभी, जो कहता है कि भाई आप जो किराया नियंत्रण अधिनियम है वो परिसर में बेदखली, मतलब कि जो परिसर का मतलब जो आवास स्थान है, परिसर का मतलब आवास स्थान, ठीक है जी, परिसर का मतलब आवास स्थान, उससे बेदखली में भी क्या करता है ये, उसको बेदखली से रिलेटेड रूल्स में भी क्या, अगर आपको कोई भी, अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो कोई भी मालिक आपको बेदखल नहीं कर सकता, उसका पोजीशन से आपको निकाल कर बाहर नहीं खड़ा कर सकता। ठीक है जी। किराए जो रेंट है, रेंट को भी कंट्रोल करता है ये एक्ट, और उस पर उचित किराया, प्रॉपर तरीके से किराया, ऐसा नहीं है कि मनमाना मकान मालिक मनमाने तरीके से रेंट क्या करेगा, आप पर इम्पोज करेगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी करता है। तो उपरोक्त करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की कौन सी तारीख को, 2000 जो हमारा राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 है वो कौन सी तारीख से लागू हुआ है, कौन सी तारीख से लागू हुआ है, 1 अप्रैल से। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 1 अप्रैल से, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी हमारा 1 अप्रैल 2001 से, ऑप्शन सी हमारा 1 अप्रैल 2003 से, ऑप्शन डी हमारा 1 अक्टूबर 2004 से। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हमारा कब से है, 1 अप्रैल 2003 से ये इन्फोर्समेंट में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का राजस्थान राज्य में प्रसार। अब बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बात करता है कि भाई राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कहाँ, राजस्थान के किन राज्यों, राजस्थान जो राज्य है वो कहाँ पर, मतलब राजस्थान राज्य के में किस लिमिट तक, एक तरीके से बोलते हैं कि किस लिमिट तक ये लागू है, या इसके बेसिकली ये एक्सटेंट के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, इसके एक्सटेंट के बारे में बात कर रहा है कि इसका एक्सटेंट कहाँ तक है। जैसे हम और अदर लॉज में पढ़ते हैं ना कि ऑल इंडियन पर एप्लीकेबल है, तो जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है माइनर लॉ है, वहाँ का लोकल लॉ है, तो ये राजस्थान क्षेत्र में ही लागू होगा, लेकिन राजस्थान के किन क्षेत्रों पर, तो कहता है ऐसे नगर पालिका क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि ऐसे, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ऐसे नगर पालिका क्षेत्र जिसे नगर पालिका क्षेत्र में जिसमें राज्य में जो राज्य के जो जिला मुख्यालय हैं उन पर, या फिर ऐसी नगर पालिका क्षेत्रों में एप्लीकेबल होगा, या फिर ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में लागू होगा जिनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में क्या किया गया है, नोटिफाई किया है। ठीक है जी। ऐसी नगर पालिका क्षेत्रों में लागू होगा जिनको राज्य सरकार ने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया है, ठीक है, समय समय पर, या फिर दोनों में, एक और ऑप्शन 1 और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है कि जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है उसका एक्सटेंट ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों पर जो जिले के मुख्यालय हैं, ठीक है जी, और ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम क्या किया है, नोटिफाई किया है कि भैया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल होगा ऐसे म्यूनिसिपल एरियाज़ पर। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन डील करता है इस अधिनियम की सेक्शन 2 ए,
के अंतर्गत सुख सुविधा में क्या क्या सम्मिलित है, ठीक है जी। जो सुख सुविधा है क्या क्या सम्मिलित है, सीधी सी बात है, अगर अगर आप रेंट पर कोई भी टेनेंट है, अगर वो रेंट पर जाता है, ठीक है जी, तो ओनर क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि घर की चार दीवारी ही देगा, घर के साथ साथ कमरे के साथ साथ वो सुख सुविधा भी तो देगा आपको। सुख सुविधाएं में क्या क्या होगा, जल विधातु का प्रदाय या फिर आगमन के रास्ते, आने जाने के रास्ते, शौचालय, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हमारा उपरोक्त सभी, जो कहता है सेक्शन 2 का क्लोज ए, ठीक है। कहता है सुख सुविधा में सारी चीज़ें आती हैं, जल भी आता है भैया, लाइट का पानी का सिस्टम दो, लाइट का सिस्टम दो, आने जाने का रास्ता, सीढ़ियों का रास्ता दो, ठीक है। शौचालय वो भी ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं कि बस कमरा दे दो, फिर वो लाइट पानी, ठीक है, वॉशरूम वगैरह कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो सब चीज़ें उसमें दी जाएंगी आपको, किसमें, रेंट में, सुख सुविधा में। सुख सुविधा में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सेक्शन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है परिसर में क्या क्या इंक्लूड होता है, सम्मिलित होता है। परिसर का मतलब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि भैया परिसर का मतलब होता है जहाँ पर आवास स्थान, इसका मतलब होता है आवास स्थान, जहाँ पर रहने की जगह। मतलब ऑप्शन ए कहता है कि किराए पर दिए गए भवन या उसके भाग में अनुगलन या उसके स्थान पर किराए पर दी हुई भूमि, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है, किराए पर दिए गए भवन, कोई भी किराए पर आपने दिया है भवन या उसका कोई भी भाग जो उसके साथ अटैच है, जो किराए पर दी गई है, कोई भी ऐसी भूमि, होटल या धर्मशाला, खेतीबाड़ी से संबंधित भूमि या बोर्डिंग हाउस, लॉजिंग हाउस या छात्रावास। तो करेक्ट आंसर परिसर में हमारा इंक्लूड होता है ऐसा भवन जो किराए पर दिया गया है, जो उसके साथ अटैच्ड है, और ऐसा कोई लैंड जो कि रेंट पर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है। होटल कभी भी आप रेंट पे थोड़ी ना लेने जाते हो, एक दिन के लिए अगर तुम होटल का कोई भी रूम बुक करते हो तो वो आपने रेंट पे थोड़ी ना लिया है, या उस पर कोई रेंट एग्रीमेंट थोड़ी ना होगा। उसके बाद आता है, उसके बाद धर्मशाला में आप 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए रुकने जाते हो तो उसमें कोई रेंट एग्रीमेंट थोड़ी ना होता है, ठीक है जी। ऐसी खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी भूमि में रेंट एग्रीमेंट थोड़ी ना होता है। बोर्डिंग हाउस, लॉजिंग हाउस, छात्रावास हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, उनका थोड़ी ना रेंट एग्रीमेंट उनके बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वरिष्ठ नागरिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पूछा जा सकता है कि भाई ये सीनियर सिटीजन होता कौन है। तो कहता है कि वरिष्ठ नागरिक से भारत का ऐसा कोई नागरिक अभी प्रेरित है जिसकी आयु डैश या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली हो। तो इन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। जब कभी भी हमसे कोई राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में पूछेगा कि सीनियर सिटीजन कौन है, तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे कि ऐसा पर्सन जो भारत का नागरिक हो, और दूसरा या तो उसने, ऑप्शन नंबर ए कहता है 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या 62 वर्ष की, ऑप्शन सी 65 वर्ष की, ऑप्शन डी 70 वर्ष की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि उसने क्या कर ली हो 65 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट कर ली हो या उससे ज़्यादा का हो, लेकिन आपकी 65 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए, और प्लस वो आपका इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न भी होना चाहिए। तो सीनियर सिटीज़न कौन है, सीनियर सिटीज़न आपका कौन है, सीनियर सिटीज़न वो पर्सन जो भारत का नागरिक हो और जिसने आपकी 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रत्येक किराएदार जिस मास का किराया संदाय है उसके अगले मास की किस दिन तक संदाय करेगा। क्वेश्चन नंबर बस ये 8 कहने की, अगर क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करें तो ये कहता है कि भैया जो ए नाम का पर्सन था, बी क्या, ए क्या है, टीनेंट है, बी कौन है आपका, ये आपका बी आपका ओनर है, ठीक है जी, बी आपका ओनर है, ठीक है, मकान मालिक है। अब जो ए था, ए ने जाकर बी के घर में, मतलब घर पर रेंट पर रहने के लिए क्या किया, रेंट एग्रीमेंट किया, ठीक है। अब रेंट एग्रीमेंट किया, आज की तारीख, आज कितनी तारीख है, मान लीजिए कि आज आपकी 2 जनवरी 2025 है, ठीक है, 2 जनवरी 2025 आज इसने रेंट एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जी। अब ये अब कौन सी डेट को रेंट पे करेगा, ठीक है, रेंट जो पे करेगा वो किस डेट से करेगा, तो ये करेगा किसको, 15 फरवरी 2025 की डेट तक, ये अगले महीने की 15 तारीख तक क्या कर देगा, ये रेंट पे कर देगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, मैंने इसमें बता दिया, अगले मास के 15वें दिन तक वो क्या कर देगा, रेंट पे कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के चैप्टर 2 और 3 के प्रावधान लागू होते हैं। जो चैप्टर 3 और 4 है ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, बस थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर से पढ़ लेना है कि भाई चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के चैप्टर 3 और चैप्टर 2 के जो प्रोविजंस हैं वो उनके प्रोविजंस कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। सरकारी कंपनी किसी भी सरकारी कंपनी को किसी भी रेंट पर दे दिया है, ठीक है, या फिर
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा किराए पर दिया गया कोई भी परिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई राजस्थान में कोई ऐसा प्रेमाइसिस है जिसको रेंट पर उठा दिया है। देवस्थान विभाग के परिसर, देवस्थान विभाग में जितने भी परिसर हैं उनको रेंट पर उठाया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पहले तो ये समझो कि जो चैप्टर 2 है वो रेंट से रिलेटेड और चैप्टर 3 जो है वो उस रेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बताते हैं जो कि इन पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो करेक्ट आंसर है डी। कहता है कि अगर सरकारी कोई कंपनी है और उसको रेंट पर कोई प्रेमाइसिस दिया हुआ है तो उस पर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑप्शन बी कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रेमाइसिस जो राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसा प्रेमाइसिस जो कि रेंट पर दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस पर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड ऑप्शन नंबर जो सी है वो कहता है देवस्थान विभाग के परिसर, जो देवस्थान विभाग है वहाँ पर अगर किसी भी प्रेमाइसिस को रेंट पर दिया गया है तो वो उन पर भी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एप्लीकेबल्स नहीं होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या डील करता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 5% सालाना से अधिक किराए की बढ़ोतरी का कोई भी करार उस सीमा तक, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं और रेंट एग्रीमेंट में अगर आपने 5% हर साल 5% से ज़्यादा रेंट को एक्सीड किया तो वो क्या होगा? वो वॉइड होगा। यानी कि जब हम सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 पढ़ते हैं, दोनों में स्पेसिफिक उन्होंने बोला है कि 5% से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, रेंट अमाउंट है उसको 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, वॉइडेबल नहीं होगा, वैलिड भी नहीं होगा, लीगल भी नहीं होगा, ओनली क्या होगा? वो हमारा वॉइड होगा। क्या होगा? वॉइड होगा। अगर पार्टी मकान मालिक अगर भाई रेंट टेनेंट से अगर 5% ज़्यादा बढ़ा लेता है सालाना से, कहता है कि भाई मैं तुम्हें अच्छी फैसिलिटी दे रहा हूँ, मैं 5% नहीं मैं 7% बढ़ाऊँगा सालाना रेंट, तो इस तरीके के एग्रीमेंट क्या होंगे? वैलिड होंगे, सॉरी वॉइड होंगे, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है किराया नियंत्रण प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध, यानी कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है हमारी, उसके फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट जो आप अपील करोगे, वो फाइनल ऑर्डर की कितनी डेट के या कितने डेज के बाद आप अपील रेंट ट्रिब्यूनल में क्या करोगे? क्या करोगे? अपील रेंट ट्रिब्यूनल में क्या करोगे? अपील फाइल करोगे। तो वो है ऑप्शन नंबर विकल्प ए आपका 30 दिन, विकल्प बी हमारा 45 दिन, या फिर विकल्प सी 60 दिन, या विकल्प डी 90 दिन। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है कि जो हमारा क्या है कि भाई करेक्ट आंसर ये है कि जिस दिन रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर देती है? अपना ऑर्डर सुना देती है, ऑर्डर दे देती है। ठीक है जी, उस दिन क्या है? उस दिन आपका जो हमारी जो रेंट ट्रिब्यूनल है जिस दिन वो क्या कर देती है? अपना फाइनल ऑर्डर दे देती है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, बल्कि वो टाइम पीरियड भी फिक्स कर देती है कि अपील में आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आप अपील में लेकर जाती हो। टाइम ड्यूरेशन फिक्स करती है रेंट ट्रिब्यूनल ही। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 22F कौन सा कहता है? सेक्शन एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 22F कहते के अंदर जो सुरक्षा जमा राशि किराए को परिसर खाली करने के बाद कितने टाइम पीरियड के बाद वापस कर दी जाएगी। देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कहता है कि भाई अगर कोई भी टेनेंट किसी भी ओनर के साथ रेंट एग्रीमेंट करता है, ठीक है, अब वो रेंट एग्रीमेंट में क्या कर लेता है कि 1 मंथ की एडवांस रख लेता है। क्या रख लेता है? एडवांस क्या रख लेता है? रेंट। ठीक है, अब वो एडवांस रख लेता है कि भाई कल को जाकर कुछ दिक्कत हो जाए उसके लिए। अब मान लीजिए कि टेनेंट ने भाई कोई परेशानी नहीं की, टेनेंट अपना बढ़िया तरीके से 7-8 महीने उसके पास रहा और उसके बाद वो उसने उस प्रेमाइसिस को खाली कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेनेंट ने 1 महीने की जो रेंट एडवांस दिया था ओनर को, अब वो टेनेंट क्लेम करेगा, ओनर से कहेगा कि भाई वो जो मैंने तुम्हें एडवांस दे रखा है मेरा वो वापस तो कर दो। तो यहाँ पर टेनेंट क्या करेगा? अगर यहाँ पर ओनर आपका वापस नहीं करता है तो आप रेंट ट्रिब्यूनल में जाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टेनेंट की, सर मैंने एडवांस दिया था 1 महीने का। ठीक है, रेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं उनके पास भी जाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो कितने दिन के अंदर आपको प्रेमाइसिस खाली करने के बाद टेनेंट ओनर आपको कितने टाइम पीरियड के बाद क्या कर देगा? आपकी जो एडवांस आपकी जो मनी थी वो कब वापस कर देगा? 15 दिन बाद खाली करने के, या ऑप्शन बी 1 महीने बाद, ऑप्शन डी 2 महीने बाद, सी 2 महीने बाद, या ऑप्शन डी 3 महीने बाद। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी जो कहता है कि खाली करने के 1 महीने के अंदर अंदर क्या करेगा? वो रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जाएगा
कौन? टीनेंट। और कहेगा कि माय लॉर्ड मेरा क्या कराइए आप, मेरा क्या करा दीजिए, मेरा जो रेंट मैंने इनको एडवांस दिया था 1 महीने का वो वापस करा दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 5% वर्ष से अधिक किराया वृद्धि के लिए कोई भी समझौता उस सीमा तक डैश होगा। सेम है, सेम है, सेम क्वेश्चन ऊपर पढ़ के आए हैं, लेकिन इसमें हम सेम क्वेश्चन ऊपर पढ़ के आए कोई नहीं, उसके बाद और इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला, वैलिड होगा, बिल्कुल भी नहीं, वैलिड नहीं होगा अगर 5% से ज़्यादा रेंट एक्सीड करते हो तो रेंट एग्रीमेंट में। मकान मालिक के कहने पर रद्द, मकान मालिक क्यों रद्द कराएगा उसे? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा। वॉइड, वॉइड भी हो सकता है, ठीक है जी, वॉइड। और तीसरा ऑप्शन है किराएदार के कहने पर रद्द करने योग्य। देखो हमारे ये दोनों आंसर बन सकते हैं, ये दोनों ही क्या है? करेक्ट है। पहली बात तो ये वॉइड होगा, 5% प्रतिवर्ष से अगर ज़्यादा आप बढ़ाते हो, 5% से ज़्यादा सालाना बढ़ाते हो, सालाना में 5% से ज़्यादा रेंट एग्रीमेंट में आप एक्सीड कर देते हो रेंट अमाउंट को, तो वो वॉइड तो होगा, लेकिन किराएदार के कहने पर रद्द करने योग्य भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो हमारा डी है। हम सी को नहीं बोलेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है किसके बारे में? 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 8 क्लोज 1 के तहत मकान मालिक आवासीय परियोजना के लिए परिसर को डैश से अधिक सीमित अवधि के लिए किराए पर दे सकता है। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मकान मालिक जब कभी भी अपने घर को, अपने प्रीमाइसिस को, अपने परिसर को, ठीक है, अगर आवासीय प्रयोजन, आवासीय मतलब रहने के लिए, किसके लिए? रहने के प्रयोजन के लिए किसी भी पर्सन को रेंट पर देता है तो कितने टाइम पीरियड तक के लिए रेंट पर दे सकता है? ऑप्शन ए 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी 1 वर्ष के लिए, या ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए, या ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3, 3 वर्ष तक के लिए वो क्या कर सकता है? 3 वर्ष तक के लिए एक बार में वो क्या कर सकता है? रेंट एग्रीमेंट दे सकता है, किसे? रहने के पर्पज़ के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 डील करता है हमारा, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि भाई अवैध रूप से बेदखल, अवैध का मतलब होता है इनलीगल तरीके से, इनलीगल तरीके से आपने अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार को कब्जे की बेहाली राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा के तहत प्रदान की जाती है। ये इनलीगल क्या कर रहा है? इनलीगल, इनलीगल तरीके से आपने इवेक्शन कर दिया। किसका कर दिया इनलीगल तरीके से इवेक्शन? टीनेंट का। किसका कर दिया? टीनेंट का, किराएदार का। अब अपने किराएदार, अब जब टीनेंट को आपने इनलीगल तरीके से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, उसका पोजीशन ले लिया, तो यहाँ पर वो किराएदार की टीनेंट अपना पोजीशन वापस लेने के लिए किस सेक्शन के अंदर क्या किया जाएगा? सेक्शन ऑप्शन ए सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 10, या ऑप्शन सी सेक्शन 11, या ऑप्शन डी सेक्शन 12। तो करेक्ट आंसर सेक्शन 9 ऑफ जो हमारा ये बताता है कि अगर इनलीगल तरीके से आप किसी भी टीनेंट को इवेक्शन करते हो तो आप क्या कर सकते हैं? टीनेंट वहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल में जाएंगे और एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अपने रीजंस बताएंगे, और एप्लीकेशन इवेक्शन के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर क्या करे जाएगा? एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कि कहाँ पर? रेंट ट्रिब्यूनल में, कि मेरा जो पोजीशन है वो वापस रीपोजीशन कराया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनलीगल तरीके से मुझे बाहर निकाल के खड़ा किया है। ठीक है। तो यानी कोई भी ओनर अपने टीनेंट को इस तरीके से बाहर निकाल के, बिना किसी ग्राउंड के, इलीगल तरीके से कोई नहीं बाहर निकाल सकता। तो कहीं ना कहीं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट आपको टीनेंट को, उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताता है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत मकान मालिक अपना जवाब, शपथ पत्र और डॉक्यूमेंट उनकी कॉपियाँ, प्रतियाँ याचिकाकर्ता को देने के बाद नोटिस की तारीख से कितने दिनों तक की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 14 दिन, या ऑप्शन डी 30 दिन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी 14 दिन। अब इसका क्वेश्चन का मतलब समझो कि जब कभी भी मकान मालिक ठीक है, ओनर ने, मान लो कि ओनर ने सेक्शन, आपका ओनर ने वापस पोजीशन पाने के लिए, इमीडिएटली पोजीशन पाने के लिए ओनर ने क्या कर दिया? ओनर ने रेंट ट्रिब्यूनल के पास क्या कर दी? अपनी पिटीशन लगा दी। ठीक है, अपनी पिटीशन लगा दी, और पिटीशन का समन किसको गया? पिटीशन का समन गया किसको? वो गया टीनेंट को। टीनेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट में जवाब दिया। ठीक है, इस जवाब के बाद रीपिटीशन मतलब कि यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर इस रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब दोबारा से मकान मालिक ने अपना रीपिटीशन में डाला, और रीपिटीशन, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद रीपिटीशन कितने दिनों में फाइल करेगा? 14 दिनों में।
इसके बारे में बात करता है ये सेक्शन 16। तो ये है इसका प्रोसीजर 14 दिन का, कि भाई 14 दिन में ओनर क्या कर सकता है, जो रिटर्न स्टेटमेंट में जो उसने जवाब दिया है उसके अगेंस्ट रिपीटिशन फाइल कर सकता है 14 दिन में। ठीक है, मान लो कि रिटर्न स्टेटमेंट में उसने टेनेंट ने कुछ एक्स्ट्रा बात बोल दी, उसका जवाब ओनर देना चाहता है, ठीक है, मकान मालिक देना चाहता है, तो दोबारा से रिपीटिशन फाइल कर सकता है और उसका जवाब दे सकता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन है 14 दिन का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। कहता है किराए में संशोधन राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा के अंतर्गत आता है। किस चैप्टर के अंतर्गत आता है, ये था यहाँ किस चैप्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये धारा नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका चैप्टर है। ये हमारे कौन है, चैप्टर। तो ये हमारा धारा नहीं है, ये हमारी चैप्टर है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, ये यहाँ लिखना है, ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, चैप्टर, सेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए कौन सा, चैप्टर 2, ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 3, ऑप्शन नंबर सी चैप्टर 4 या ऑप्शन नंबर डी चैप्टर 5। तो करेक्ट आंसर चैप्टर 5 है। जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ते हैं और उसमें जो अमेंडमेंट पढ़ते हैं 2017 का, उसमें आपका चैप्टर 5A एंड चैप्टर 5B जोड़ा गया है। तो चैप्टर 5 किस में अमेंड हुआ है, सेक्शन 5 चैप्टर 5 में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है क्वेश्चन नंबर 18 कि किराया न्यायाधिकरण के पीठसीन अधिकारी को दूसरे न्यायाधिकरण के पीठसीन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कौन ऑथोराइज्ड करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब एक रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करा जाता है, तो वो उस समय पर केवल एक ही रेंट ट्रिब्यूनल के लिए एक ही रेंट ट्रिब्यूनल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एक ही रेंट ट्रिब्यूनल के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि एक रेंट ट्रिब्यूनल के लिए अपॉइंट किया था, उसे किसी अदर रेंट ट्रिब्यूनल का भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। लेकिन किसके थ्रू बनाया जा सकता है, किसके थ्रू बनाया जा सकता है, क्वेश्चन क्या है, ये है कि किसके थ्रू बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी आपका स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, हाई कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करती है, रेंट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट, और रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ही उसकी अदर पावर यूज़ करती है उसको ट्रांसफ़र करने का, उसको अदर रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग, एक से ज़्यादा रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भी पावर हाई कोर्ट के ही पास है, वही उसको ऑथोराइज्ड करेगी कि आप केवल एक रेंट ट्रिब्यूनल के ऑथोराइज्ड क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं हो, आपको एक से ज़्यादा रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 बात करता है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत किराएदार को बेदखल करने की याचिका का निपटारा किराएदार को नोटिस की तामील के तारीख से डैश अवधि के भीतर कराया जाएगा। ये कहता है कि जब कभी भी आप सेक्शन 9 के अंदर क्या कर रहे हो, इवेक्शन कर रहे हो, ठीक है, सेक्शन 9 के अंदर इवेक्शन कर रहे हो, ठीक है, बेदखल कर रहे हो, उसको किराएदारी को बेदखल कर रहे हो जब, तो यहाँ पर जो पिटीशन आपने फाइल की है उस पिटीशन का उसका निपटारा उसका डिस्पोजिशन कब, मतलब उस मैटर को कब तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये कहता है कि जिस दिन नोटिस गया है, नोटिस सर्व हुआ है, उस डेट से, किसको सर्व हुआ है नोटिस, किसको सर्व हुआ है, टीनेंट को, जिस दिन टीनेंट को नोटिस सर्व हुआ है उस डेट से कितने दिनों के भीतर, ऑप्शन ए 120 दिन या ऑप्शन बी 150 दिन या ऑप्शन सी 180 दिन या ऑप्शन डी 240 दिन। तो करेक्ट आंसर 240 दिनों के अंदर उस मैटर को क्या कर देगा, वहीं पर ख़त्म कर देगा। ठीक है जी, जो भी प्रोसीडिंग चली है बेदखली से रिलेटेड, ठीक है, किराएदारी की बेदखली से रिलेटेड, उसको ख़त्म कर देगा 240 दिन के अंदर, सुनकर मैटर को डिस्क्लोज कर देगा वहीं। अब आता है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बात करता है मकान मालिक कार्य शुरू करने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच सहमति के अनुसार परिसर का किराया बढ़ाया जा सकता है और किराए में ऐसी वृद्धि कार्य पूरे होने के बाद डैश से प्रभावी होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मकान मालिक या किराएदार के बीच अगर एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हम किराया बढ़ा रहे हैं या इतना किराया बढ़ा रहे हैं, 100 रुपये बढ़ा रहे हैं, 200 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो ये समझौता होने के बाद, ठीक है, कि भाई हम इतना रेंट बढ़ा रहे हैं, कितने महीने, मतलब कब से वो जो रेंट आपने बढ़ाया कब से स्टार्ट होगा, कब से इन्फोर्स होगा, 1 महीना या 3 महीना ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी 6 महीना, या ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है कि जब कभी भी क्या है, टीनेंट और प्लस जो ओनर है क्या कर रहा है, अगर उन्होंने रेंट को बढ़ाया है तो वो उस महीने जिस महीने बढ़ाया उससे तो लागू नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्या होगा, वो नेक्स्ट मंथ से क्या हो जाएगा, इम्प्लीटेशन उसका हो जाएगा।
नेक्स्ट मंथ से उसका इम्प्लीटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 महीने बाद से उसका इम्प्लीटेशन इफेक्टेबल होगा वो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किराएदारी समझौता राजस्थान रेंट कंट्रोल संशोधन अधिनियम 2017 के लागू होने की तारीख से डैश की अवधि के भीतर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये कह रहा है किसके बारे में? कि किराया जो रेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। मैंने बताया था कि 2017 के जब हमने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था, तो मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड भी क्या हुए प्रोविजंस आए हैं। तो वो रेंट एग्रीमेंट का जो प्रोविजंस जो अमेंडमेंट के बाद आए हैं, वो कब से एग्जीक्यूट होंगे? ऑप्शन ए 6 महीने के बाद से, ऑप्शन बी 1 वर्ष के बाद से, ऑप्शन सी 2 वर्ष के बाद से, ऑप्शन डी 3 वर्ष के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 वर्ष के बाद से क्या हो जाएगा? रेंट एग्रीमेंट जो अमेंडमेंट करके रेंट एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं, वो 1 वर्ष के बाद से क्या हो जाएगा? इम्प्लीटेशन में आ जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2022 कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है उपरोक्त अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार को उसके पूर्ण कब्जे का रिस्टोरेशन करने के लिए किराया अधिकरण रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष अर्जी पेश करके अनुतोष प्राप्त करने का हक दिया गया है? किसको दिया गया है हक इसको? तो ये कह रहा है कि उपरोक्त अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत अवैध रूप से। तो अवैध रूप तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सेक्शन 9 इनलीगल इवेक्शन पढ़ के आए हैं। उसको दोबारा से जो उसने सेक्शन 9 के अंदर उस टीनेंट को इनलीगल तरीके से ओनर ने बाहर निकाल दिया था, उसका दोबारा से रिस्टोरेशन पोजीशन का रिस्टोरेशन करने के लिए रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष कौन सी धारा के अंदर आप क्या कर सकते हो? रिस्टोरेशन का प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो सेक्शन 11 या सेक्शन 12 ऑप्शन बी, या सेक्शन 14 ऑप्शन सी, या सेक्शन 13 ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें सेक्शन 11 में बोला गया है कि आप क्या करोगे? रिस्टोरेशन के 21 कहता है किसके बारे में? कि रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के बारे में। तो ये कहने की कोशिश करता है कि जब हम रिस्टोरेशन ऑफ रिस्टोर करेंगे अपने पोजीशन को, रिस्टोरेशन करेंगे पोजीशन का, तो वो हम सेक्शन 11 के अंडर करेंगे, ठीक है जी। सेक्शन 11 की देखो, सेक्शन 11 रिस्टोरेशन की बात करता है, ठीक है। किसके? इनलीगल पोजीशन की, कि इनलीगल पोजीशन से हमें निकाल दिया है, इनलीगल पोजीशन इनलीगल तरीके से हमारे पोजीशन से हमें डिस्पोजेस कर दिया है, और हम उसका रिस्टोरेशन चाहते हैं, तो हम क्लेम करेंगे सेक्शन 11 के अंदर, और उसका जो प्रोसीजर होगा वो सेक्शन 12 में होगा। करेक्ट आंसर, उसका जो प्रोसीजर होगा वो सेक्शन 12 में। तो सेक्शन 12 में रिस्टोरेशन का प्रोसीजर होगा, ठीक है जी। इसका क्या होगा? प्रोसीजर। लेकिन और सेक्शन 9 में क्या होगा? अगर हम सेक्शन 9 की बात करें तो इवेक्शन के ग्राउंड बताए हैं। किसके ग्राउंड? इवेक्शन के ग्राउंड, ठीक है जी। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर पढ़ा था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है जी। जो हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर पढ़ा था इनलीगल पोजीशन के बारे में, ये रहा। अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार को कब्जे की बहाली राजस्थान के के नियंत्रण के अंदर किसके अंदर की जाएगी? तो वो आपकी की जाएगी सेक्शन 11 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? करेक्ट आंसर हमारा 11 है, ना कि 9, ठीक है जी। इस चीज़ के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है। इसके लिए क्या हो गई? गलती हो गई थोड़ी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा इसमें? करेक्ट आंसर हमारा इसमें आपका सेक्शन 11 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जिसमें सेक्शन 11 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में बात करता है? 22 हमने देख लिया था। 22 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा आता है? 23। ये कहता है अवैध तरीके से बेकब्जा किराएदार के बेकब्जा किराएदार यानी कि डिस्पोजेस जो टेनेंट है परिसर के कब्जे के रिस्टोरेशन के लिए किराया रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष अर्जी पेश कर सकेगा, ऐसा बेकब्जे के लिए किए जाने की जानकारी होने की डेट से। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है समझो। ये कहता है कि जब किसी भी टेनेंट को इलीगल तरीके से डिस्पोजेस्ट कर दिया जाता है उसके पोजीशन से, ठीक है जी। जब वो जिस प्रेमाइसिस में वो रह रहा है इलीगल तरीके से सेक्शन 11 के अंदर उसको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, तो भैया अपना रीपोजीशन चाहेगा वो तो दोबारा से अपना, कि भाई मुझे तो अपना दोबारा से, क्योंकि इनलीगल तरीके से ओनर ने खड़ा है, तो वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंडर कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या कर देगा? एप्लीकेशन फाइल करेगा, पिटीशन फाइल करेगा। तो कितनी, जिस दिन उसको इस बात की जानकारी होती है कि भैया मुझे तो ओनर ने लीगल तरीके से मेरे को डिस्पोजेस्ट किया है मेरे पोजीशन से, तो कितने? ऑप्शन ए 15 दिन में, ऑप्शन बी 30 दिन में, ऑप्शन सी 45 दिन, या ऑप्शन सी डी 60 दिन में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है 60 दिन,
सॉरी 30 दिन, जिस दिन टेनेंट को पता चलता है कि ओनर ने मुझे इनलीगल तरीके से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। ये सेक्शन 11 बताता है। कौन सा बताता है? ये सेक्शन 11 बताता है कि जिस दिन उसको पता चलता है कि उसे ओनर ने इनलीगल तरीके से डिस्पोजेस किया है, तो अपना जो पोजीशन है वापस से रिस्टोरेशन करने के लिए 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करेगा, पिटीशन फाइल करेगा। किसके पास? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। किसके पास? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आता है। कहता है कि इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत किराया अधिकरण यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल के इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न है। ठीक है, अभी तक हम रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ते हैं कि भाई रेंट ट्रिब्यूनल क्या है। अब रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि इसको स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। तो किस सेक्शन के अंदर करती है स्टेट गवर्नमेंट? हमने ऊपर पढ़ा था। कौन सा है? सेक्शन 12 के अंदर करती है, ऑप्शन ए, या सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेक्शन 14 के अंदर, या ऑप्शन डी सेक्शन 15 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि भैया, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है, जो कहता है कि सेक्शन 13 के अंदर आप क्या करोगे? रेंट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करोगे। करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको इस्टेब्लिश करेगी। किसके अंदर? सेक्शन 13 के अंदर। करेक्ट आंसर। और इस रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? वो आपका रेंट ट्रिब्यूनल करेगा, सॉरी हाई कोर्ट के जजेस करेंगे, या हाई कोर्ट करेगा खाली, बस हाई कोर्ट के जजेस नहीं, हाई कोर्ट बोलना है बस। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किसी भी किराया अधिकरण के पीठसीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये आ गया क्वेश्चन आपका कि भाई अगर रेंट ट्रिब्यूनल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा? कौन करेगा? ऑप्शन ए हाई कोर्ट करेगा, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? हम दरअसल बी, जब तक मैंने भी नहीं पढ़ा था तो मैं भी ऑप्शन बी पर ही लगाती थी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है? रेंट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया। तो हम सोचते हैं कि जैसे इस्टेब्लिश कर रही है वैसे उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी अपॉइंट कर देगी, लेकिन नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है? इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी संख्या में और ऐसे स्थान पर किराया अधिकरणों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठन करेगी जो उसके द्वारा आवश्यक समझे। तो ये आपका ऊपर पढ़ा, जो 24 हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि भाई रेंट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करते वक्त स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो उतनी संख्या में ऐसे स्थानों पर नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके क्या करेगी? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके स्टैब्लिश करेगी जितने वो आवश्यक समझे। कौन करेगी स्टैब्लिश? हाई कोर्ट करेगी, या ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी राज्य का विधि मंत्री। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 13 के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल को, जित नंबर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल को क्या कर सकते हैं? स्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है जी। और डिफरेंट प्लेस पे कर सकती है, डिफरेंट क्या कर सकती है? प्लेस पर वो क्या कर सकती है? इसको क्या कर सकती है? स्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, जितनी वो नेसेसरी समझे। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई 5 रेंट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करनी है तो वो 5 रेंट ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश कर सकता है, जितना उसको इंपॉर्टेंट लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की सेक्शन 9 के अंतर्गत दायर याचिका के निस्तारण हेतु समय सीमा क्या है। तो वही है कि हमने सेक्शन 9 पढ़ा। सेक्शन 9 किस बारे में बात करता है? तो हमने पढ़ा कि ये इवेक्शन ऑफ ग्राउंड के बारे में बात करता है, इवेक्शन के ग्राउंड्स के बारे में बात करता है सेक्शन 11। ठीक है, कि भैया इवेक्शन के ग्राउंड क्या है। इनलीगल इवेक्शन कहाँ पर हो रहा है? इनलीगल तरीके से डिस्पोजेस कहाँ हो रहा है? सेक्शन 11 में। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि किराएदार पर नोटिस की तामील सर्व के 240 दिन के भीतर, या बी कहता है कि किराएदार का नोटिस की तामील के 12 माह के भीतर, या ऑप्शन सी कहता है कि जो टीनेंट है उस पर नोटिस के समन के 6 महीने के भीतर, या फिर डी कहता है कि कोई समय सीमा नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो सेक्शन 9 के अंदर जो पिटीशन फाइल की है टीनेंट के द्वारा, ठीक है, या सॉरी ओनर के द्वारा, सेक्शन 9 में ओनर के द्वारा पिटीशन फाइल की जाती है कि सर मैं इस ग्राउंड पर टीनेंट को इवेक्ट करना चाहता हूँ अपने प्रेमाइसिस से। तो उस इवेक्शन पिटीशन का कितने टाइम पीरियड में डिटरमाइन कर देगा टीनेंट? तो 240 दिनों के भीतर, जिस दिन किराएदार टीनेंट को नोटिस गया है, सर्व हुआ है, उस दिन के 240 दिनों के भीतर वो क्या कर देगा? उसको क्या कर देगा? उसको वो मैटर को वहीं पर डिटरमाइन कर देगा, खत्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 28, डिटरमाइन का मतलब उसके राइट हैंड जितने भी हैं सारी चीज़ों को सॉल्व करके वहीं खत्म कर देगा। 28 कह रहा है कोई भी व्यक्ति अपील किराया अधिकरण का पीठसीन अधिकारी नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होते हुए ऐसे सदस्य के रूप में कितने टाइम का अनुभव रखता हो।
अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसे हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो वो ये तो हमें ये तो पता चल गया कि वो राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन सदस्य के साथ साथ उसके पास कितने टाइम ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑप्शन ए 7 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 3 वर्ष का, या ऑप्शन डी 2 वर्ष का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 वर्ष का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, किराया अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक अंतिम आदेश की अपील रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील में जाते हो, ठीक है जी, तो अपील जो आपके रेंट जो ट्रिब्यूनल है उसके अपील रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष आदेश की तारीख से कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप कर सकते हो। अगर रेंट ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया, रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट भैया एक पार्टी सेटिस्फाई नहीं है ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करनी है, अपील फाइल करनी है। अब अपील फाइल करोगे कितने दिन के अंदर, तो ये कहता है ऑप्शन ए 30 दिन, जिस दिन रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है उस दिन के 30 दिन के बाद से। ऑप्शन बी 60 दिन में, ऑर्डर देने के 60 दिन के अंदर, या फिर आप ऑप्शन सी 90 दिन में, या फिर ऑप्शन डी 20 दिन में, 120 दिन में। तो ऑप्शन बी 60 दिन, रेंट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है ऑर्डर देने के बाद से आप 60 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। कहाँ पर, अपीलियंट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 बात करता है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की किस धारा में आदेश का एग्जीक्यूशन उपबंधित है। ये किस बारे में बात करता है, क्वेश्चन नंबर 30 की जो रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 2001 है उसमें जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, चाहे वो पहले ये जो ऑर्डर आपके दिए जा रहे हैं, चाहे तो वो रेंट ट्रिब्यूनल दे रहा हो, चाहे तो वो अपीलियंट रेंट ट्रिब्यूनल दे रहा हो, और चाहे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दे रही हो। ठीक है जी। जो रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी 2017 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं 22A 22B इनमें, तो उनके द्वारा भी अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, जैसे CPC में होता है ना कि डिग्री का एग्जीक्यूशन, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 बताता है कि उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, कहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, किस सेक्शन में। ऑप्शन ए सेक्शन 20, ऑप्शन बी सेक्शन 22, ऑप्शन सी सेक्शन 21, ऑप्शन सी सेक्शन 22, ऑप्शन डी सेक्शन 23। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 20, जिसमें ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा। ऐसे ऑर्डर का चाहे तो वो रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया हो, चाहे तो वो अपीलियंट रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया हो, और चाहे तो वो रेंट अथॉरिटी ने दिया हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने दिया हो। ठीक है जी। उसके अगेंस्ट क्या होगा, ऑर्डर का एग्जीक्यूशन सेक्शन 20 के अंडर आप करा सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 किसके बारे में बताता है, क्वेश्चन नंबर 31 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के सेक्शन 22A के अंतर्गत या ए के अंतर्गत नियुक्त किराया प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। देखिए ये आ गया क्वेश्चन जो हमने बताया था कि ये जो हमारा सेक्शन 22A है ये कब जोड़ा गया। सबसे पहले तो इसमें लिख लो कि ये 2017 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 2017 के। ठीक है जी। अब जो ये जो आपका रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, इसके अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ पर होगी, अपीलियंट रेंट ट्रिब्यूनल को, या फिर ऑप्शन बी रेंट ट्रिब्यूनल को, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट जज को, या ऑप्शन सी हाई कोर्ट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्यों है, रेंट ट्रिब्यूनल को छोटे मोटे मैटर्स के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि छोटे से छोटे मैटर्स के लिए आप रेंट ट्रिब्यूनल चले जाते थे, पिटीशन फाइल कर देते थे, उससे क्या होती थी, केसेस की भरमार होती थी। लेकिन 2017 के अमेंडमेंट से किसको, रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया गया, और छोटे मोटे केसेस के लिए आप क्या करोगे, छोटे मोटे केसेस के लिए आप इसके पास पिटीशन फाइल करोगे। ठीक है जी। और ये मैटर डिसाइड करेगा, और अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है इनके ऑर्डर से तो वो क्या करेगा, अपीलियंट रेंट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, वो जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल में। ठीक है। तो इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि सबसे नीचे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेंट अथॉरिटी, दूसरे नंबर पर रेंट ट्रिब्यूनल, और तीसरे नंबर पर अपीलियंट रेंट ट्रिब्यूनल। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब आते क्वेश्चन नंबर 32। जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, अगर इसको एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे तो 65% राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। जो अगर ये क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार ये वीडियो देख ली तो 65% राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इसी के अंडर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, किराएदार को न्यूनतम कितनी पूर्व सूचना देने के पश्चात जो लैंडलॉर्ड जिसको आप ओनर भी बोलते हो, उसके द्वारा किराए पर दिए गए परिसर का निरीक्षण इंस्पेक्शन दिन में करने का अधिकार है। ये कह रहा है कि जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है,
ठीक है जी। जो लैंडलॉर्ड है, इसको लैंडलॉर्ड भी बोल सकते हो, इसको ओनर भी बोल सकते हो। उसने अपना प्रेमाइसिस किसको दे दिया, टीनेंट को किस पर दे दिया, रेंट पर दे दिया। अब लैंडलॉर्ड के पास भी कुछ राइट होते हैं, वो राइट क्या होते हैं, इंस्पेक्शंस के राइट हो गए, ठीक है जी। कि भाई इंस्पेक्शन किस चीज़ की करता है, कि भाई देखो दीवार वगैरह ख़राब तो नहीं कर रखी है, या फिर देखो भाई सही तरीके से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कुल मिलाकर यह है कि जब वो इंस्पेक्शन करने जाता है तो क्या वो टीनेंट को नोटिस देगा। भाई लैंडलॉर्ड का घर है, लैंडलॉर्ड तो कभी भी चला जाएगा। तो ऐसा कुछ है क्या, तो एक क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि लैंडलॉर्ड कभी भी अपने प्रेमाइसिस जिसको उसने रेंट पर दिया है टीनेंट को, उसका इंस्पेक्शन करने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ऑप्शन ए 3 दिन पहले, ऑप्शन बी 7 दिन पहले, ऑप्शन सी 10 दिन पहले, ऑप्शन डी 15 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 7, 7 दिन पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा कि भैया मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए। किसके लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। उसके बाद हम इसमें ये भी पढ़ सकते हैं किसके बारे में, कि भाई इंस्पेक्शन क्या किसी भी समय कर सकता है, रात में, दिन में, दोपहर में, या ऐसा भी हो सकता है कि हर चौथे दिन इंस्पेक्शन ही कर रहा है लैंडलॉर्ड, हर 5वें दिन इंस्पेक्शन ही कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। इंस्पेक्शन कर रहे हो 7 दिन पहले नोटिस दो। इंस्पेक्शन हमेशा, निरीक्षण हमेशा आप दिन के संबंध में ही करोगे, ठीक है। और एक मंथ में एक बार ही करोगे, एक मंथ में आप एक बार ही इंस्पेक्शन करोगे, निरीक्षण करोगे। महीने में एक बार इंस्पेक्शन करोगे दिन के संबंध में। ऐसा नहीं रात के 12 बजे जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हो। और इंस्पेक्शन करने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। किसको, टीनेंट को, कि हमें इंस्पेक्शन करना है, हम आ रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। यानी कि ये कहता है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है राजस्थान रेंट कंट्रोल के एक्ट के अंदर जो कि राजस्थान रेंट कंट्रोल में रूल्स बना सकता है। वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को किस प्रोविजंस के अंदर पावर देता है। ऑप्शन ए सेक्शन 30, ऑप्शन बी सेक्शन 31, ऑप्शन बी सेक्शन 31, ऑप्शन सी सेक्शन 32 या ऑप्शन डी सेक्शन 33। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी सेक्शन 31 हमारा क्या देता है, ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। कैसी पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंडर रूल्स बना सकता है, ठीक है। वो टीनेंसी से रिलेटेड, रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो भी उसको लगता है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है। अब कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड हमें प्रोविजंस पढ़ने हैं जो 2017 जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का जो 2017 का जो अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस अमेंडमेंट के बारे में कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम जो संशोधन हुआ है 2017, वो कौन सी तारीख से लागू हुआ है। जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है 2017 का, वो किस डेट से अमेंडमेंट इनफोर्स में आया है। ऑप्शन ए 18 अक्टूबर 2017, 13 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, 18 अक्टूबर 2017, या ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 2017। तो करेक्ट आंसर हमारा 18 अक्टूबर 2017 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ये क्या हुआ था, ये जो हमारा अमेंडमेंट है 2017 का, ये हमारा इनफोर्स में आया था 18 अक्टूबर 2017 को। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है। कहता है कि रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017, राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017, एक्ट नंबर कौन सा है। जो 2017 जो अमेंडमेंट एक्ट आया था राजस्थान का, उस अमेंडमेंट एक्ट का संख्या कितनी है, मतलब एक्ट नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन है 2017 एक्ट नंबर 31, ऑप्शन बी 2017 का अमेंडमेंट एक्ट नंबर 33, ऑप्शन सी 2017 का अमेंडमेंट एक्ट नंबर 35, या ऑप्शन डी 2018 का एक्ट नंबर 38। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कि 2017 का जो हमारा अमेंडमेंट था उस अमेंडमेंट का एक्ट नंबर 33 है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 36 आता है जो बात करता है राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत किराया अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में होती है। क्या कह रहा है ये बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हमारा कि जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अमेंडमेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट है 2017 का, इसके अंतर्गत जो हम रेंट ऑफिसर, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है। तो इस जो रेंट किराया अधिकारी की नियुक्ति कौन कर रहा है, मतलब किस सेक्शन के अंदर हो रही है। तो ऑप्शन ए रेंट ऑफिसर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 22A के अंदर हो रही है, या फिर रेंट ये किराया नहीं है, ये किराया है, ठीक है जी, ये किराया है, या फिर किराया अधिकारी की नियुक्ति सेक्शन 23A में हो रही है, या फिर ऑप्शन डी किराया अधिकारी की नियुक्ति सेक्शन 22B में हो रही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ए है। ये कहता है कि जो रेंट ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जा रहा है सेक्शन 22A के अंतर्गत, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 के आरंभ के पश्चात लैंडलॉर्ड और किराएदार द्वारा संयुक्त रूप से किस अनुसूची में एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुसूची डी, ऑप्शन नंबर बी अनुसूची सी, या ऑप्शन नंबर सी अनुसूची ए, या ऑप्शन नंबर डी अनुसूची बी। तो करेक्ट आंसर हमारा ए है, ऑप्शन नंबर
ए जो कहता है अनुसूची डी, जो हमारी अनुसूची है वही 2017 के थ्रू, तो 2017 के अमेंडमेंट से तो इसको ऐड ऑन किया गया है। और इसमें दोनों पार्टीज़, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो चाहे वो टेनेंट हो, दोनों जॉइंटली क्या करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ठीक है जी, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड है। एंड उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि जो किराया प्राधिकार यानी कि जो रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसके रजिस्ट्रेशन संख्या और अन्य ब्यूरो कितनी अवधि के भीतर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो 2017 के बाद से कुछ अमेंडमेंट हुआ था, और अमेंडमेंट में जो आपकी जो रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको भी अपॉइंट किया था, उसको कुछ पावर भी दी गई थी। और पावर क्या थी कि जब कभी भी आपके पास रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ भी आता है, रेंट एग्रीमेंट आता है पार्टीज़ का, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करोगे, उसको आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे। ठीक है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका रेंट एग्रीमेंट का, और अदर ब्यूरो की भाई कौन सी पार्टी है, किस नंबर का प्रेमाइसिस है, कितने उसमें है, सब चीज़ें, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन दोनों के बीच में रेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो वेबसाइट पे अपलोड करना है। ठीक है जी, 2017 से पहले नहीं था, 2017 की बात है। तो अपलोड कितने दिन में कर देंगे ये रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी? ऑप्शन ए 30 दिन में, ऑप्शन बी 45 दिन में, ऑप्शन सी 15 दिन में, ऑप्शन डी आपके 60 दिन में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है कि 15 दिन में ये रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपलोड कर देंगी रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन संख्या। ठीक है जी, उसका ब्यूरो, जितना भी ब्यूरो में सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देंगी वेबसाइट पे 15 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है लैंडलॉर्ड द्वारा कितने 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 ये पूछा गया, ये गलत है। ये कहता है कितने माह के किन इंस्पेक्शन करने के विधिपूर्ण होगा, कितने माह के अंदर इंस्पेक्शन करना विधिपूर्ण होगा। क्वेश्चन 39 ये कहता है, क्या कहता है, ये गलत है दोनों। ये कहता है कि कितने महीने के अंदर वो इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, 6 महीने में 6 महीने तक इंस्पेक्शन कर सकता है, 6 महीने में कितनी बार कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 39 कहता है। तो एक ऑप्शन है 1 महीने, ऑप्शन बी 15 दिन, 1 माह 15 दिन, ऑप्शन सी 2 महीने में इंस्पेक्शन कर सकता है, ऑप्शन डी 3 महीने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 1 माह, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 माह में आप एक बार ही क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, दिन के संबंध में इंस्पेक्शन करोगे, दिन के संबंध में इंस्पेक्शन करोगे, और 7 दिन पहले नोटिस दोगे, किसको, टेनेंट को। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने में एक बार आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे। कौन, लैंडलॉर्ड। ऐसा नहीं है कि लैंडलॉर्ड है तो कभी भी जाकर मुंह उठाकर अपने घर का इंस्पेक्शन कर लो, नहीं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है 40। ये कहता है कि किराएदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं को लैंडलॉर्ड द्वारा बंद नहीं किए जाने के संबंध में इस अधिनियम की कौन सी धारा प्रोविजंस देती है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन 23, ऑप्शन डी 24। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है हमारा। अब ये सुख सुविधा भाई, जो भी एक जो किराएदार है, इसको समझो कि जो किराएदार है उसको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, जब वो टेनेंट पे रेंट एग्रीमेंट करता है तो उसको घर के साथ साथ सुविधा भी दी जाती हैं। किस चीज़ की सुविधा, कि भाई उसको रहने के लिए लाइट वगैरह, पानी वगैरह से संबंधित सारी सुविधा, आने जाने के रास्ते से संबंधित। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको 4 दीवारी का कमरा दे दो या घर दे दो। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या इन सुख सुविधाओं को बंद कर सकता है लैंडलॉर्ड? कर सकता है, जब उसने ये चार्जेस पे ना किए हों। क्योंकि जो सुख सुविधाएं हैं उनका चार्जेस भी, जो सुख सुविधाएं ले कौन रहा है, किराएदार। तो इनके चार्जेस कौन पे करेगा, किराएदार करेगा। मान लीजिए कि किराएदार चार्जेस पे कर नहीं रहा, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर रहा, मान लो कि वाटर का नहीं कर रहा, या अदर कोई चार्जेस हैं उनको पे नहीं कर रहा है, तो क्या ये लैंडलॉर्ड उसकी सुख सुविधाओं को बंद कर सकता है? तो कर सकता है। और वो कैसे करेगा, वो खुद नहीं करेगा, वो बंद करवाएगा। किससे करवाएगा, वो जाएगा आपके किसके पास, रेंट ट्रिब्यूनल के पास। वो आपका रेंट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकता है, या फिर अब जो आपकी रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसके पास भी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाकर ही क्या किया जा सकता है, कि भाई आपने लैंडलॉर्ड पिटीशन फाइल करेगा कि सर मैं इस तारीख से लैंडलॉर्ड उसकी टेनेंट की सुख सुविधाएं बंद कराना चाहता हूँ। रेंट ट्रिब्यूनल कहेगा भाई क्यों, उसकी सुख सुविधाएं आप बंद करा दोगे तो वो आपके यहाँ पर किराएदारी पे क्यों रहेगा। वो कहता है कि सर जब वो चार्जेस ही पे नहीं कर रहा है तो क्या कर सकें, मैं अपनी जेब से थोड़ी ना भरूंगा। तो यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड सुख सुविधाएं बंद करा सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल के थ्रू। ठीक है जी, अब यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल भैया नोटिस भेजती है टेनेंट को, टाइम देती है कि भाई अपने चार्जेस पे करो, नहीं तो आपकी सुख सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। इस तरीके का ये प्रोविज़न सेक्शन 23 बताता है। तो धन्यवाद अगर आज की क्लास आपको, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने 40 के 40 क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन करके समझाएं, अगर उनको 102 बार आप पढ़ लेते हैं, 1 से 2 बार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, तो मैंने बताया कि 65% हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट हो जाएगा।
65। बाकी का बचा खींचा क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि भाई डीपली भी आ सकता है, सारे क्वेश्चंस नहीं कवर हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हुए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन तो हमने अमेंडमेंट से रिलेटेड ही करे हैं, जो कोई नहीं कराता, ठीक है जी। तो ये हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल